Very good evening, student and my dear friend. Today, I am going to discuss the topic of enzyme inhibition. सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंजाइम इनहिबिशन या एंजाइम इनहिबिटर का जो पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी या फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट जो एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स है या जो प्रोसेस है ये हमारी बेसिकली क्या है कि बहुत सारी रिसर्च में इसका यूज किया जाता है, जैसे जीन रिसर्च है या फिर आप ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो बेसिकली एंजाइम इनहिबिटर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स जो ड्रग्स होंगी या फिर जो प्रोसेस है ये क्या करते क्लिनिकली सिग्निफिकेंस भी इनका रहता है। जैसे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं कि जो गाउट जो डिजीज है उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। जैसे उसका एग्जांपल है एंजाइम इनहिबिटर का एलोपिरिनोल। ये हमारी ड्रग्स क्या करती है ब्लड कैंसर में भी हेल्प करती है। जैसे ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया के लिए जो एंजाइम इनहिबिटर है मीथोट्रिक्सेट है। तो इसके अलावा क्या करती है ये पॉइजनिंग को भी ट्रीटमेंट में काम करती है। जैसे अगर मिथनॉल पॉइजन हो जाता है तो मिथनॉल पॉइजन को ट्रीटमेंट करने के लिए इनहिबिटर यूज करते हैं, वो उसका नाम इथनॉल बोलते हैं, राइट। इसके अलावा ये क्या और भी इसमें जैसे कि एंजाइम्स के रेगुलेशन में हेल्प करती है और ये सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक साइट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। एंजाइम की एक्टिव साइट को भी बताने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट ये तो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट थे एंजाइम इनहिबिटर के। इसके अलावा भी इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मन्स ने कुछ सब्सटेंस या नर्व गैसेस थी वो यूज करी थी। तो नर्व गैसेस की वजह से क्या हुआ था कि जो वहाँ पे जो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, ये डेथ लोग बोले सैनिक बोले इनको, उनकी डेथ हो गई थी। तो वो उन्होंने क्या करा था कि उस समय जो एक ड्रग्स का नाम है जैसे कि आपके डाई आइसो प्रोपाइल फ्लोरो फॉस्फेट, ठीक है। तो इसको हम DFPV बोलते हैं, डाइहाइड्रो फ्लोरोफॉस्फेट। स्टूडेंट तो इसको हम क्या कहते हैं, ये नर्व गैसेस होती है, नर्व गैस, ठीक। तो ये नर्व गैस थी जो बेसिकली क्या करती है कि एक एंजाइम्स को ब्लॉक करती है और उस एंजाइम्स का नाम हमारा क्या था पॉलीएस्ट्रेट, राइट। पॉलीएस्ट्रेट उसका एंजाइम्स का नाम था, ठीक है। तो जो पॉलीएस्ट्रेट है, ठीक। अब ये जो पॉलीएस्ट्रेट एंजाइम्स है इस एंजाइम्स को ये जो एंजाइम्स जो ये एंजाइम इनहिबिटर है इसने इसको ब्लॉक कर दिया था, जिसके कारण क्या था कि स्टूडेंट वहाँ के जो लोग हैं या सैनिक हैं तो वहाँ की क्या कि ऑटोनॉमिक एक्टिविटी ब्लॉक हो गई थी, ठीक है, या उसकी ऑटोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के वो काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो हमें जो बेसिकली क्या करना ध्यान में रखना है, किसको ध्यान में रखना है, जो एंजाइम्स की बेनिफिशियल इफेक्ट है उसको भी ध्यान में रखना है और एंजाइम के हार्मफुल इफेक्ट है उसको भी ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंजाइम्स इनहिबिशन या एंजाइम इनहिबिटर्स होते क्या हैं, राइट। तो यहाँ पर एंजाइम्स का नाम रहेगा एसिटाइल कोलिक एसिड, राइट। तो स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि एंजाइम इनहिबिशन क्या होती है। एंजाइम इनहिबिशन या ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को
ब्लॉक कर दिया जाता है बाय द इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, एंजाइम इनहिबिटर्स ये होते क्या है स्टूडेंट? एंजाइम इनहिबिटर आपके जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, एंजाइम की साइट पे बाइंड होते हैं और एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स बोलते हैं। इनहिबिशन, तो देयर आर थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल, द सेकंड वन इज irreversible, and third one is allosteric। ठीक है, रिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। राइट, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होता है। तो यहां हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल इनहिबिशन या रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। राइट स्टूडेंट, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का मतलब, सिंपली इनहिबिटर का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, राइट। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि वो रिवर्स में कोई भी जो रिएक्शन होती है वो वापसी रिएक्शन करे या रिवर्स करे, उसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये इनहिबिटर्स है, इस इनहिबिटर्स जो एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे वो क्या करते हैं, नॉन कोवैलेंटली बाइंडिंग करेंगे। यानी आप इसको बोल सकते हैं कि नॉन कोवैलेंटली बाइंड विद एंजाइम्स, नॉन कोवैलेंटली बाइंड विद एंजाइम्स, यानी उसके साथ बाइंड करेंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर इसमें अगर हम एंजाइम्स की रिएक्शन इनहिबिटर के साथ होती है और हम अगर इनहिबिटर्स को एंजाइम के कॉन्टेक्ट से रिमूव कर देते हैं तो रिएक्शन अगर रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। इफ अगर हम इनहिबिटर्स को रिमूव कर दें, इनहिबिटर्स को रिमूव करते हैं तो जो रिएक्शन है या एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो आपकी रिवर्स हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो उस टाइप की एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल इनहिबिटर। हम इसको और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैसे इसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, एक आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, एंजाइम्स है और सबस्ट्रेट है। मैंने आपको बताया है कि सबस्ट्रेट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट आपके स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं किसी भी रिएक्शन को करने के लिए। तो अगर मैं इसमें क्या होती है कि कैटालाइसिस हो जाता है, कैटालाइसिस मतलब रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब मैं इसी में क्या करता हूं कि इनहिबिटर्स को ऐड कर देता हूं, इसमें इनहिबिटर्स को ऐड कर दूंगा, राइट। तो इनहिबिटर को ऐड करने के बाद में क्या होगा कि ये रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा, इनहिबिटर्स को ऐड कर दिया। तो इनहिबिटर्स क्या करेगा कि एंजाइम के साथ में बाइंडिंग कर लेगा और सबस्ट्रेट को बाइंडिंग नहीं होने पाएगा और रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसमें से जो मेरे पास क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स है एंजाइम्स और इनहिबिटर्स का प्लस सबस्ट्रेट का, अगर मैंने यहां पर फिर दोबारा से सबस्ट्रेट को ऐड कर दिया,
फिर दोबारा से क्या करा, सबस्ट्रेट को ऐड कर दिया हाईएस्ट का परसेंटेज में या हाईएस्ट कंसंट्रेशन में, ठीक है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन में इसको मैंने ऐड कर दिया। तो हम ये देखेंगे कि ये रिएक्शन दोबारा से स्टार्ट हो गई है, राइट। तो रिएक्शन स्टार्ट अगेन, दोबारा से वो रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तब तो इस तरह की जो एक्टिविटी देखने को मिलेगी उसको हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स या रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं। अगर ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी सबस्ट्रेट को मिलाने के बाद में, तो वो क्या हो सकती है, हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि रिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन कॉम्पिटिटिव एंड सेकंड वन नॉन कॉम्पिटिटिव। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में। Competitive inhibitors। स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की जो ये कॉम्पिटिटिव का मीनिंग्स है, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है। यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि कंपटीशन हो रहा है किसी के बीच में। तो हम ये जानते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है, राइट, और एक सबस्ट्रेट होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट की हमारी रिएक्शन होगी तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि जो कंपटीशन होगा वो कंपटीशन किसके बीच में होगा, सबस्ट्रेट के बीच में और इनहिबिटर्स के बीच में, ठीक है। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन होगा। तो ये कंपटीशन में क्या होगा कि जो ये इनहिबिटर है सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ में बाइंड नहीं करने देगा, राइट। ये इनहिबिटर जो है सबस्ट्रेट को एंजाइम की साइड में बाइंड नहीं करने देगा और खुद क्या हो जाएगा, इसके साथ में बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो खुद बाइंड हो जाएगा तो फिर क्या करेगा कि एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जो बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इधर क्या होगा कि यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी, अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पर जो कैटालाइसिस प्रोसेस है यानी एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक। तो दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, इस टाइप की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बोलते हैं। जो क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन किसके साथ में करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ में करेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जो एग्जांपल है इसमें, जैसे स्टूडेंट क्या होगा कि एग्जांपल हम इसमें मान के चलते हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग का, मिथेनॉल पॉइजनिंग का एग्जांपल मान के चलते हैं, ठीक है, मिथेनॉल पॉइजनिंग, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इसमें जो एंजाइम्स यूज होगा उसको बोलेंगे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को कौन ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, कोई इनहिबिटर ब्लॉक कर सकता है, उसका नाम है इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल क्या करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में मिथेनॉल पॉइजनिंग नहीं होगी।
दूसरा इसमें एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इसके लिए जो इनहिबिटर कौन सा होगा, मैलोनिक एसिड, ठीक। तो अब ये क्या है, इस सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए जो इनहिबिटर क्या हो गया, मैलोनिक एसिड हो गया। तो ये इसकी एक्टिविटी को, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकता है, राइट, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास इसमें एग्जांपल है, जैसे हम इसमें ले सकते हैं एग्जांपल एलोप्यूरिनॉल का, एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। एलोप्यूरिनॉल जो ड्रग्स है, या ये हम किसको बोल सकते हैं कि एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, राइट। अब ये एंजाइम इनहिबिटर क्या करेगा, जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका यूरिक एसिड हमारी बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होगा और गाउट जैसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो एलोप्यूरिनॉल किसको ब्लॉक करेगा, ये जैंथिन ऑक्सीडेज को, जैंथिन ऑक्सीडेज, ठीक है। जैंथिन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करेगा और ट्रीटमेंट ऑफ गाउट में हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपने क्या कर रखा है, एग्जांपल दे रखे हैं, एक मिथेनॉल पॉइजनिंग में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का एंड एलोप्यूरिनॉल डिहाइड्रोजिनेज का एग्जांपल देख रखा है, ठीक है। और भी एग्जांपल है, जैसे इसमें एक तो आपका है जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिस्पांसिबल होता है, HMG कोरिडक्टेज, ठीक है, उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहिबिटर्स की। अब हम बात करते हैं इसमें ग्राफ की। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में जो हमने ग्राफ पढ़े हैं, इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिए हैं आपको, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, Vmax, ये हमारा सबस्ट्रेट के लिए Vmax है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा क्या है कि इनहिबिटर भी इसी तरीके के ग्राफ शो करता है। तो उसके लिए सेम टू सेम Vmax रहता है, यानी कि ये क्या है, किसके लिए हो गया, ये इनहिबिटर्स के लिए, और ये ग्राफ है हमारा सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है। Vmax के बीच में बनेगा और यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में बनेगा, ठीक। तो इसका हमें जानते हैं कि जो हाफ वैल्यू क्या होगी, 1/2 Vmax, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो Km निकलता है, ठीक है, जो Km निकलेगा इस कंडीशन में, वो Km क्या होगा कि, तो एक Km है आपका सबस्ट्रेट की कंडीशन में और एक Km है आपका इनहिबिटर की कंडीशन में। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो Vmax है, Vmax किसका, इनहिबिटर ड्रग्स का Vmax क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, Vmax इज अनचेंज एंड Km वैल्यू इज इंक्रीज, ठीक है। क्यों, आप यहां पे देख रहे होंगे कि जो ये Km वैल्यू है, ये वाली Km वैल्यू,
ये Km वैल्यू किसकी है? सबस्ट्रेट की। और ये वाली जो Km वैल्यू किसकी आ रखी है? इनहिबिटर्स की, राइट। तो इसमें ग्राफ से हमें आइडेंटिफाई होता है कि Km वैल्यू इंक्रीज हो रही है और Vmax अनचेंज है, राइट। अब हम इसी में लाइन वीवर बर्क की ग्राफ की स्टडी करेंगे। लाइन वीवर बर्क रेसिप्रोकल ग्राफ प्लॉट को रेसिप्रोकल प्लॉट के थ्रू भी इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते थे स्टूडेंट बेसिकली कि जो हमारे पास Vmax है या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसको रेसिप्रोकल कर देते थे। तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनना था इसका, ठीक है। ये आपका रहेगा 1/Vmax और इधर क्या रहेगा 1/ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ठीक। तो यहां पर जो सबस्ट्रेट का रहेगा ग्राफ कुछ उस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका किसका है? सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट ग्राफ। लेकिन अगर मैं इसी में अगर मैं बात करता हूं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी, इनहिबिटर्स का। तो इनहिबिटर का कुछ इस तरीके से आएगा ये इनहिबिटर्स का हो गया। तो यहां पर क्या हो गया ये देखिए। तो इन दोनों के केस में क्या है? Vmax जो है वो सेम है या अनचेंज बोल सकते हैं इसमें, अनचेंज। अनचेंज है, राइट। और जो Km वैल्यू ये हमारी क्या होती है, मैंने पहले भी लेक्चर में बता रखा, ये Km वैल्यू है। तो Km वैल्यू जो क्या होगी कि इंक्रीज करेगी, Km वैल्यू इज इंक्रीज, ठीक है, इन केस ऑफ इनहिबिटर्स। तो अब सबस्ट्रेट की हमारी Km वैल्यू ये वाली थी, ठीक है। और ये Km डैश किसका है? इनहिबिटर्स का। ये Km वैल्यू सबस्ट्रेट की और ये Km वैल्यू इनहिबिटर्स की, ठीक। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में क्या होगा कि Vmax जो है अनचेंज रहेगा और Km वैल्यू क्या रहेगी? इंक्रीज रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में हमने बात किया था कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं। और कंपटीशन क्यों करेंगे? क्योंकि जो उनका स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट की तरह रहता है, तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होके उसकी प्रोसेस को रोक देते हैं। बट इन द केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होगा कि जो इनहिबिटर्स हैं वो सबस्ट्रेट की साइट को छोड़ के एक दूसरी साइट पे बाइंड करते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के साथ में भी मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से और भी बता सकते हैं कि एंजाइम्स जो रिएक्शन करेगा सबस्ट्रेट के साथ में और जो फॉर्मेशन होगा एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंजाइम्स है
वो कैसे ब्लॉक करेगा कि वो आपको ब्लॉक करेगा कहां पर, एक तो इस साइड पे ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, और आपका एक इस साइड पे ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ESI, राइट, और यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बन सकता है EI + S, ठीक है। तो स्टूडेंट इधर हमने देखा कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो आपके एक तो एंजाइम के साथ में बाइंड हो सकते हैं या एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ में बाइंड हो सकते हैं। तो अब हम इसकी ग्राफिकल भी देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस इसमें हो सकते हैं इन द केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव। स्टूडेंट, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में जो Km वैल्यू है, Km वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी, अनचेंज। Km वैल्यू इज अनचेंज एंड Vmax इज डिक्रीज, ठीक है, Vmax इज डिक्रीज। तो अब हम इसको ग्राफिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से Vmax डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये इसके जो ग्राफ बनता है हमेशा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में और बनेगा किसके बीच में, Vmax के बीच में। तो यहाँ पर कुछ ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, सबस्ट्रेट का इस तरीके से होगा और यहाँ पे एंजाइम का कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके, सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ, और दिस बने एंजाइम इनहिबिटर का ग्राफ। तो यहां पर जो हम Km वैल्यू देखेंगे दोनों के केस में, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जैसे जो ग्राफ है ये हमारा जो ग्राफ है इनहिबिटर्स के बीच में और ये जो है सबस्ट्रेट के बीच में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो इनहिबिटर्स का हमारी जो Vmax है वो कम हो रहा है, ठीक है, और इस सबस्ट्रेट का Vmax ज्यादा हो रहा है। और जो Km वैल्यू देख रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या है, Km वैल्यू अनचेंज है। तो ये जो है ग्राफ है जिसमें Km वैल्यू अनचेंज है और Vmax डिक्रीज है। अभी हम इसी ग्राफ को जो डिस्कस करेंगे लाइनवीवर बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट की हेल्प के साथ रहते हैं, राइट। तो उसमें भी स्टूडेंट हमारा जो रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे Vmax भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और सबस्ट्रेट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेशन 1/S और इधर आ जाएगा 1/V। तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या होगा कि कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये जो आएगा ये किसका है, किसकी लाइन प्लॉट हो रही है, ये सबस्ट्रेट की है, और इसी के ऊपर जो रहेगा जैसे ये हो जाएगा आपका इनहिबिटर्स का, दिस इज इनहिबिटर। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर जो ये क्या है Km वैल्यू, ठीक है, और ये क्या है आपके Vmax। तो हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो रेसिप्रोकल के केस में क्या आएगा, अगर ये उल्टा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो आ जाएगा Vmax किसका है, ये दिस इज सबस्ट्रेट का, और जो ये आपका जो आएगा 1/Vmax ये किसका है, ये किसका है आपका इनहिबिटर्स का, ठीक है। तो इनहिबिटर्स के केस में क्या है, इसका जो Vmax आपका इनहिबिटर का डिक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। तो नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में हमारा Km अनचेंज रहेगा और Vmax डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स के बारे में बताता हूँ। अच्छा, इसका एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ कि इसके एग्जांपल में क्या होगा कि जो हमारे मेटल आयंस हैं, मेटल आयंस
मेटल आयंस जो है आपके, जैसे कि लेड है या और भी बहुत सारे मेटल आयंस है, वो मेटल आयंस क्या है कि इनहिबिटर्स का काम करते हैं और वो किसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे, जिसमें हमारा सल्फहाइड्रल कंटेनिंग एंजाइम्स होंगे। ठीक है, तो सल्फहाइड्रल कंटेनिंग एंजाइम्स को ब्लॉक करेगा। किसकी वजह, कौन ब्लॉक करेगा, जो आपका लेड टाइप्स के मेटल आयंस ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के एग्जांपल बताता हूं। स्टूडेंट, जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का जो मतलब आप समझ ही गए होंगे। जैसे आपने रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो रिएक्शन आपकी रिवर्स हो जाए, यानी अगर मैं इनहिबिटर्स को रिमूव कर देता हूं तो रिएक्शन दोबारा से होने लगेगी। बट इन द केस ऑफ रिवर्सिबल में क्या होगा कि रिवर्सिबल में जो इनहिबिटर्स है वो बाइंड होगा, वो कोवैलेंटली बाइंड होता है। ठीक, तो इसमें इनहिबिटर जो बाइंड होगा कि एंजाइम प्लस इनहिबिटर की जो बाइंडिंग होगी वो किस तरीके से होगी, बाइंडिंग कोवैलेंटली बाइंडिंग होगी। मतलब क्या है कि कोवैलेंट का मतलब क्या होता है कि इसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन को ब्रेक करना आसान नहीं रहता, यानी एक बार इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो ये फिर दोबारा से अपने एक्शन को नहीं कर सकता। इसके एग्जांपल्स जो हैं, इसके एग्जांपल्स में हमारे जो बेसिकली एग्जांपल्स आते हैं इसमें आप बता सकते हैं, जैसे कि है आयोडो एसीटेट, ये क्या है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर है आयोडो एसीटेट। ये किसको ब्लॉक करेगा, एक तो ये पेपेन एंजाइम को ब्लॉक कर सकता है, या दूसरा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक करेगा, राइट स्टूडेंट। तो आयोडो एसीटेट क्या है, आयोडो एसीटेट आपका एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है जो पेपेन और ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, राइट। अब इसमें हम इरिवर्सिबल में हम और भी एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था नर्व गैसेस के बारे में। ठीक है, तो नर्व गैसेस की जो एक्टिविटी है वो हमारा किसमें आती है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में आती है। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल है, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट इनहिबिटर्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट इनहिबिटर्स। इसके एग्जांपल्स आप होते हैं सोमन सेरीन। ठीक, ये आपके क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को ब्लॉक करेंगे, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को ब्लॉक करते हैं। तो इनके ब्लॉक करने से क्या होगा कि जो नर्व कंडक्शन है, नर्व कंडक्शन वाइटल ऑर्गन्स का है वो रुक जाता है। ठीक है, जिसके कारण किसी भी ह्यूमन बॉडी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में। इसी में स्टूडेंट हम
सुसाइड इनहिबिटर्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं। सुसाइड इनहिबिटर्स हैं जनरली क्या है कि वो एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर की आपके एक स्पेशलाइज पार्ट्स होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह बोल सकते हैं सुसाइड इनहिबिटर्स को। सुसाइड इनहिबिटर्स सुसाइड इनहिबिटर इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो हम इसको स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की होती है, राइट। अब इसमें जो ओरिजिनल इनहिबिटर्स होता है, ओरिजिनल इनहिबिटर सेम एंजाइम की हेल्प की सहायता से एक मोर पोटेंट इनहिबिटर्स बनाता है, उसको हम सुसाइड इनहिबिटर्स बोलते हैं। दोबारा से समझाता हूं स्टूडेंट, क्या होगा कि दिस इज द सुसाइड इनहिबिटर इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब इसमें जो ओरिजिनल इनहिबिटर्स होगा, ओरिजिनल इनहिबिटर्स क्या करेगा, सेम एंजाइम की हेल्प की सहायता से मोर पोटेंट एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर बनाएगा, राइट। और वो उसकी पोटेंसी क्या होगी, रिवर्सिबल इनहिबिटर से ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल है एलोप्यूरिनोल। ठीक है, एलोप्यूरिनोल इज कॉल्ड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, राइट। अब ये जो क्या करेगा, किस एंजाइम्स को ब्लॉक करता है, जैंथिन ऑक्सीडेज। जैंथिन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करेगा, ठीक है। लेकिन अब यही एलोप्यूरिनोल आप एक मोर पोटेंट बनाता है, जिसको बोलते हैं हम एलोजैंथिन, ठीक, एलोजैंथिन। तो ये जो इनहिबिटर है इसको हम क्या बोलेंगे, सुसाइड इनहिबिटर, एलोजैंथिन। दिस इज कॉल्ड सुसाइड इनहिबिटर, राइट। दिस इज कॉल्ड सुसाइड इनहिबिटर। तो लास्ट जो टाइप्स है एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स के बारे में स्टूडेंट, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स के बारे में जो हम बताएंगे वो आपको रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने आज जो डिस्कस किया है एंजाइम्स इनहिबिशन प्रोसेस या एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में बताया। तो सबसे पहले हमने जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते क्या हैं उसके बारे में बताया। फिर ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक के बारे में जो हम एंजाइम एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे इसको, और रिवर्सिबल के बारे में बताया था। रिवर्सिबल में 2 टाइप्स के होते हैं ये, द फर्स्ट वन कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव के बारे में डिस्कस किया, उसमें हमने ग्राफिकली ये डिस्कस किया कि जो वीमैक्स आपकी वीमैक्स क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा और केएम वैल्यू इंक्रीज करती है। और नॉन कम्पिटिटिव हमने जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कि केएम वैल्यू अनचेंज रहेगी और वीमैक्स हमेशा डिक्रीज करेगा। इरिवर्सिबल में हमने जो डिस्कस किया कि जो उसके साथ में क्या होगा कि एंजाइम्स की और इनहिबिटर्स की इरिवर्सिबल यानी कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसको इजीली से ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा टोटली हो गया एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।